तो बात करते हैं लखनऊ पैक्ट की। कायदे आजम ने ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग को 1913 में। अब क्या हुआ कि कायदे आजम इस चीज में कामयाब हुए कि दोनों पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, क्योंकि दोनों के सालाना इजलास होने थे। तो दोनों पार्टीज यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को जो है वो बॉम्बे में 1915 में कहा कि हम अपना एक ही अपना जो जलसा है वो इकट्ठा ही कर लेते हैं। अब क्या होता है कि ये क्यों किया गया? पहली बात तो ये है, ये इसलिए किया गया क्योंकि जो इंडियंस थे वो ये चाहते थे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए आए वो उसमें हमारी डिमांड्स जो हैं वो फुलफिल हों। तो क्या करती हैं दोनों पार्टीज, रिफॉर्म कमेटी बनाती हैं। ठीक है, जिसमें कि रिफॉर्म कमेटीज में जो है वो ये क्या करती हैं कि भाई एक ऐसी स्कीम हम लॉन्च करें जिसमें कि हमारी मर्जी के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए। अब क्या हुआ कि इसमें ये जो लखनऊ पैक्ट है, इसमें क्या हुआ, इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया कि दोनों पार्टीज क्या करेंगी। ठीक है, इट वाज डिसाइडेड दैट बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वुड सबमिट द ज्वाइंटली अप्रूव्ड स्कीम। यानी दोनों मिलके क्या करेंगी, अंग्रेजों पे यानी कि ब्रिटिश सरकार पे प्रेशर डालेंगी कि भाई हमारी ये जो डिमांड्स हैं इनको क्या किया जाए, इनको फुलफिल किया जाए। अब अगर हम देखते हैं, वॉर चल रही थी 1914 में, वॉर चल रही थी। और ये जो वॉर है, इस वॉर में ब्रिटिश जो है अ, वो इस तरह से लगता था स्टार्ट में कि ये हार जाएंगे। और ब्रिटिश का जो फोकस बहुत ज्यादा इंडिया पे था भी नहीं। तो इसमें ये कहा गया कि जैसे ही ये वॉर खत्म होगी तो क्या होगा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आएंगी उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलके जो है वो क्या कर सकेगी, अंग्रेजों को प्रेशराइज कर सकेगी कि हमें अपनी मर्जी की ये वाली रिफॉर्म्स चाहिए। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो लखनऊ पैक्ट है ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं है, बल्कि ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस की यूनिटी है। रिकमेंडेशंस क्या थी, मतलब इस एक्ट में जो है वो क्या क्या कहा गया। सबसे पहली बात, दोनों के मिला के पॉइंट्स होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ये कहा गया कि क्या होगा, 1/3 सीट्स होनी चाहिए मुसलमानों के लिए, किसमें, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ये पहला पॉइंट, ये मुस्लिम लीग का पॉइंट है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होना चाहिए, 1/3 सीट्स होनी चाहिए मुसलमानों की। आबादी इनकी 1/3 नहीं है, आबादी तो 24 से 25% है, लेकिन सीट्स कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। सेकंड, ये कहा गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि 1909 में मिल गया था मुसलमानों को, ठीक है, वो हमारा होना चाहिए। हम उससे जो है वो मतलब हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। थर्ड में ये कहा गया कि हाफ मेंबर्स जो होंगे एग्जेक्टिव काउंसिल के, वो क्या होंगे, शुड बी इंडियंस टू बी इलेक्टेड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि जो भी एग्जेक्टिव काउंसिल होगी उसके हाफ मेंबर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, वो इंडियंस होने चाहिए। और ये जो इंडियंस होने चाहिए इनको इलेक्ट कौन करेगा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल करेगी। ठीक है, आपको पता है एग्जेक्टिव कौन सी जो है वो ब्रांच होती है गवर्नमेंट की, जिसमें कि सदर वजीर आजम वगैरह होते हैं। और लेजिस्लेचर, ठीक है, बाई कैमरल यूनिक कैमरल, जिसमें सेनेट नेशनल असेंबली वगैरह होती है, आज के दौर की बात कर रही हूँ। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट ये कहा गया कि कमीशन रैंक होने चाहिए आर्मी के लिए, इंडियंस के लिए। यानी आर्मी में जो लोग हैं उनके रैंक्स कमीशन तक नहीं पहुंचते थे, तो इंडियंस के लिए कमीशन रैंक्स होने चाहिए। फिफ्थ पे क्या कहा गया, एक्सपेंशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो सूबों में गवर्नमेंट होगी, जो सूबों की जो है प्रोविंशियल असेंबली होगी, जो सूबों की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसको भी एक्सपैंड किया जाएगा, उसमें भी ज्यादा लोगों को ऐड किया जाएगा। सिक्स पॉइंट क्या था, सिक्स पॉइंट ये था कि हाफ मेंबर्स ऑफ द गवर्नर्स एग्जेक्टिव काउंसिल शुड बी इंडियंस। जो गवर्नर की एग्जेक्टिव काउंसिल है उसके हाफ मेंबर्स जो हैं वो इंडियंस होंगे, टू बी इलेक्ट। और ये इनको कौन इलेक्ट करेगा, इनको भी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वही इलेक्ट करेगी। यानी कि हाफ मेंबर जो हैं गवर्नर की एग्जेक्टिव काउंसिल के वो इंडियंस होंगे, गवर्नर की एग्जेक्टिव काउंसिल की जो हाफ मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, इंडियंस होंगे, और उनको इलेक्ट कौन करेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल करेगी। ये पॉइंट्स थे, ठीक है, किसके, लखनऊ पैक्ट के। सेवंथ पॉइंट क्या था, वेटेज टू माइनॉरिटीज इन प्रोविंसेस। ठीक है, वेटेज फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया जाएगा प्रोविंसेस में माइनॉरिटीज के लिए। आठवें नंबर पे क्या कहा गया, अनऑफिशियल बिल इफ अपोज्ड बाय 3/4 मेंबर्स। कोई भी अनऑफिशियल बिल है लेकिन उसको 3/4 मेंबर्स ने अपोज कर दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, वो पास नहीं होगा। ये भी मुस्लिम लीग का पॉइंट था। ठीक है, ये वाला भी मुस्लिम लीग का पॉइंट था। यानी पहला, दूसरा और आठवां जो पॉइंट है वो मुस्लिम लीग का पॉइंट था।
अब हम देखते हैं इस सारे सिनेरियो में कायदे आजम का क्या क्या रोल रहा। कायदे आजम को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दे दिया, तो कायदे आजम को ही क्यों चुना गया? पहली बात तो ये है कि जो 1909 में रिफॉर्म्स आई थी, 1909 का जो एक्ट था, उसमें ये कहा गया था कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी सीट्स होंगी? 6 होंगी, ठीक है। 6 सीट्स होंगी किसकी? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ये 6 सीटों पे जो इलेक्शंस हुए थे उनमें एक सीट कायदे आजम ने जीत ली थी। लेकिन याद रखिए कि उस टाइम पे कायदे आजम जो है वो कांग्रेस का पार्ट थे, ठीक है। 1913 में जाके कायदे आजम मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं, और 1920 में आके क्या करते हैं फिर जो है वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं कायदे आजम क्या कहते हैं। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कायदे आजम ने कही थी। उन्होंने कहा, टू द हिंदूज आवर एटीट्यूड शुड बी गुडविल एंड ब्रदरली फीलिंग्स, ठीक है। कॉपरेशन इन द काज ऑफ आवर मदरलैंड शुड बी आवर गाइडिंग प्रिंसिपल। कहते हैं कि मतलब हमारा जो है वो हिंदुओं के साथ जो है हमारा रवैया जो है वो अच्छा होना चाहिए, ब्रदरली होना चाहिए, और कॉपरेशन जो है वो मेन चीज है। इंडियाज रियल प्रोग्रेस कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अ ट्रू अंडरस्टैंडिंग। अगर इंडिया की रियल प्रोग्रेस अब चाहते हो तो वो किस तरीके से आएगी? ठीक है, ट्रू अंडरस्टैंडिंग से आएगी। एंड कैन ओनली बी अचीव्ड बाय ट्रू अंडरस्टैंडिंग एंड, ठीक है, हारमोनियस रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टर कम्युनिटीज। याद रखिए कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों को कायदे आजम ने खुद अपनी जुबान से क्या कहा है? सिस्टर कम्युनिटीज कहा है। विद रिगार्ड टू आवर ओन अफेयर वी कैन डिपेंड अपॉन नो बडी बट आवर सेल्फ। तो वो कहते हैं कि मतलब हमें जो है ना वो अपने मामलात में सबसे पहले खुद ही पे इंसार करना चाहिए, ठीक है, ना कि किसी दूसरे पे। दूसरे का मतलब कि हमें अंग्रेजों पे इंसार नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर हम मिलके रहते हैं तो हमें मिलके चलना चाहिए, और हम अपने अफेयर्स को बेहतर तरीके से जो है वो डील कर सकते हैं। ये कायदे आजम का पॉइंट है, जिसमें कि वो क्या कह रहे हैं? सिस्टर कम्युनिटीज कह रहे हैं, ब्रदरली रिलेशंस कह रहे हैं हिंदूज के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि गेन्स क्या हुए थे भाई इस मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या गेन्स थे लखनऊ पैक्ट के? तो पहला पॉइंट भी हमारा माना गया, यानी कि 1/3 जो सीटें थी हमें मिली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेकंड पॉइंट भी हमारा माना गया, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट। याद रखिए कि ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि सेपरेट इलेक्टोरेट को मान लिया गया था लखनऊ पैक्ट में, कांग्रेस ने भी मान लिया। लेकिन ना तो ये इस पैक्ट से पहले, लखनऊ पैक्ट से पहले इसको किसी ने माना, और ना ही इसके बाद किसी ने माना। तो बेसिकली इस टाइम पे जो लीडरशिप थी कांग्रेस की भी, वो थोड़ी लीनियंट थी, थोड़ी मॉडरेट थी। और एट्थ पॉइंट कि भाई अगर 3/4 जो है वो कोई किसी बिल के खिलाफ जो है वो 3/4 मेंबर्स ये कहते हैं कि भाई ये कबूल नहीं होना चाहिए, तो फिर वो नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अचीवमेंट क्या हुई इस लखनऊ पैक्ट से। सबसे पहली बात तो ये जो अचीवमेंट हुई उसमें क्या है? उसमें ये है कि मॉन्टेक ने प्रॉमिस किया कि भाई हाँ जी, जो है ना हम इंडियंस के लिए क्या करेंगे, जितनी भी ब्रांचेस हैं, मतलब लेजिस्लेटिव है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, सारी की सारी ब्रांचेस में ग्रेटर एसोसिएशंस देंगे, मतलब हम उनको जगह देंगे। फिर कहा, फिर क्या हुआ इसका कि जब लखनऊ पैक्ट आया और अंग्रेजों को पता चल गया कि भाई यहाँ तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठे हो गए हैं, तो अब जो गवर्नमेंट आई वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हो गई, क्योंकि अब उनको पता था कि इनका क्या है, इत्तेफाक है, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया इंडक्शन ऑफ इंडियंस इन द कमीशन रैंक। जो डिमांड की थी कि भाई कमीशन रैंक होना चाहिए, वो भी वो भी जो है वो डिमांड मानी गई। इसके अलावा मुस्लिम आइडेंटिटी को इसमें कंफर्म किया गया कि भाई हाँ जी वाकई मुस्लिम एक अलग आइडेंटिटी है। फिर क्या हुआ कि रिकॉग्नाइज किया गया, हिंदुओं ने रिकॉग्नाइज किया सेपरेट इलेक्टोरेट को, ठीक है, जो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश ने क्या किया? एक्सेप्ट किया मुसलमानों का रोल, मुस्लिम लीग का रोल इन पॉलिटिकल डोमेन्स, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई रिएक्शन क्या था हिंदूज का और मुसलमानों का इस पैक्ट की तरफ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो यूपी के हिंदूज थे और जो ऑल इंडिया हिंदू महासभा है, दोनों ने बहुत रिजेंटमेंट शो की, ठीक है, गमो गुस्सा शो किया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि भाई इसमें आपने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया है मुसलमानों को। तो यूपी के हिंदूज और ऑल इंडिया हिंदू महासभा जो है वो इसके क्या हो गए? खिलाफ हो गए कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ना वो क्यों दिया है। सेकंड, अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं तो वो भी इससे कुछ खुश नहीं थे। मुसलमानों में अगर हम देखें तो सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट जो है, उन्होंने क्या किया? वो भी इसके खिलाफ हो गए इस पैक्ट के। और इस सारी रिटेलिएशन में क्या हुआ? सर मोहम्मद शफी जो हैं वो जो है वो डिसअफिलिएट हो गए, ठीक है, सेंट्रल मुस्लिम लीग से। और यूं मुस्लिम लीग दो पार्ट्स में बट गई, ठीक है। एक को फजल हुसैन डील कर रहे थे और एक को सर शफी लीड कर रहे थे।
इसके बाद हम देखते हैं कि बंगाली मुसलमान भी खुश नहीं थे इससे, क्योंकि वेटेज फार्मूला के तहत अब क्या हो रहा था, मेजोरिटी माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो रही थी। तो बंगाली मुसलमान भी इससे क्या थे, खुश नहीं थे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से न्यूज़पेपर ऐसे थे जिन्होंने ये जो पैक्ट है, ठीक है, इसके खिलाफ लिखा। अल बशीर, ठीक है, अल बशीर, अल मिजान, जुल्करनैन, मशरिक, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट, ये सारे जो हैं इन्होंने क्या किया, लखनऊ पैक्ट के अगेंस्ट लिखा।